आपको थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और जो ज्योमेट्री थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होता है इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए, वो तमाम बातें सीखने को मिल सकती हैं। और आईआईटी जेईई मेंस या फिर नीट के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं। Hello students, welcome to Kusha classes, the resonance frequency for JEE and NEET physics. Let's make the turbulent flow of physics perfectly streamlined and start the video. So students, आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक को कवर करने वाला हूं वो है थर्मल एक्सपेंशन, और जिस न्यूमेरिकल को मैं डिस्कस करने वाला हूं वो एक लेवल 1 का न्यूमेरिकल है। और इस न्यूमेरिकल को करने से आपको थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और जो ज्योमेट्री थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होता है इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए, वो तमाम बातें सीखने को मिल सकती हैं। और आईआईटी जेईई मेंस या फिर नीट के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं, तो ये बहुत यूजफुल डिस्कशन रहने वाला है आज का हमारे लिए। तो जैसा कि आप क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसे बहुत ही ध्यान से पढ़िए और आपको पता चलेगा कि आपके पास दो रॉड्स हैं जिनका लेंथ इक्वल है, L2 और L2 है, और एक तीसरा रॉड है L1 लेंथ का, और इन तीनों को मिलाकर के एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया गया है। और इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो L1 लेंथ वाला रॉड है वो हॉरिजॉन्टल है, और इसके मिड पॉइंट को बैलेंस किया गया है ऑन द एज ऑफ अ नाइफ, लेट अस कॉल इट K। और डिमांड ये है कि एपेक्स A जो है उसका डिस्टेंस नाइफ एज K से हमेशा कांस्टेंट रहे, रिगार्डलेस कि टेम्परेचर में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए AK का जो लेंथ है वो एक्चुअली में है कितना। तो फ्रॉम ज्योमेट्री वी कैन से दैट AK विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। चूंकि अगर मैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के एपेक्स को बेस के मिड पॉइंट से मिलाता हूं तो ये परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल ABK है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें हम लोग पाइथागोरस लगा करके AK की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि AK जो है अपना वो हो जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस विच इज L2 स्क्वायर माइनस बेस विच इज BK, और BK L1 by 2 हो जाएगा। तो आप यहां पे लिखेंगे L1 by 2 होल स्क्वायर। नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट दिस फर्दर, तो ये अपने पास आ जाएगा L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर अपॉन 4, और ये वैल्यू अपने AK की हो गई, और हम लोग ये चाहते हैं कि ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहे। अब देखिए L2 और L1 में चेंज आएगा जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो लेट अस से कि L1 और L2 जो लेंथ है वो एट अ टेम्परेचर T है, एंड वी जस्ट वांट टू से कि एट अ डेल्टा T टेम्परेचर आल्सो this length AK, I mean this quantity square root of L2 square minus L1 square by 4 remains the same। तो चलिए ऐसा करने के लिए हम लोग यहाँ पे कह देते हैं कि हमारा जो AK स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बाई 4। और हम लोग जानते हैं कि अगर मेरा AK कांस्टेंट रहेगा तो AK का जो स्क्वायर है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो जैसा अगर हमने टेम्परेचर को डेल्टा T बढ़ाया तो L2 और L1 दोनों चेंज हो जाएंगे, और ये चेंज कितना होगा उसको हम लोग लिखते हैं। सो we will call that this is the length of AK square at temperature T. So let me write at temperature T, and let us say at temperature T plus delta T. तो हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन बताया गया है वो ये है कि AK का जो वैल्यू है वो एट दिस टेम्परेचर आल्सो एट अ टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T इवन, ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे कि AK स्क्वायर जो है वो हो जाएगा, अब देखिए आपका जो L2 है वो तो चेंज होगा टेम्परेचर के बढ़ने के साथ,
और आप जानते हैं कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो इंक्रीज लेंथ जो होता है L इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाता है, जहां पे L है नया लेंथ, L नॉट है पुराना लेंथ, अल्फा जो है वो लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है और डेल्टा टी जो है वो इंक्रीजिंग टेम्परेचर है। तो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि L2 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा L2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी और इस चीज का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास, एंड माइनस 1/4 L1 स्क्वायर के जगह पे मैं लिख सकता हूं L1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी और इस चीज का होल स्क्वायर। अब हमें थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन का काम करना पड़ेगा क्योंकि डेल्टा टी और अल्फा जो क्वांटिटीज है ये बहुत छोटे क्वांटिटीज हैं और इसका जो हायर पावर होगा m से जो स्क्वायर वाली क्वांटिटीज होंगी मैं उसे अवॉइड कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो चलिए ऐसा ही करते हैं। सो नाउ लेट अस स्क्वायर दीज पार्ट्स। तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, हमारे पास आएगा L2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 अल्फा 2 डेल्टा टी, एंड एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि अल्फा 2 स्क्वायर इंटू डेल्टा टी स्क्वायर का जो एक और टर्म यहां पे आएगा उसे मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं तो उसको छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, माइनस 1/4 इंटू L1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 अल्फा 1 डेल्टा टी, ये टर्म हमारे पास आ रहा है। अब हम लोग ए के स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको यहां से लिखते हैं और हमें पता है कि इट इज इक्वल टू L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बाई 4। और यहां पे अगर मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बाई 4 हमें मिल रहा है, उसको सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ गया L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बाई 4 और साथ ही साथ यहां पे हमारे पास है 2 अल्फा 2 डेल्टा टी इंटू L2 स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू 2 अल्फा 1 डेल्टा टी, तो उसको अलग से लिख लेते हैं। तो ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास, इट इज प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा 2 डेल्टा टी इंटू L2 स्क्वायर और यहाँ पे 1/4 इंटू 2 अल्फा 1 डेल्टा टी इंटू L1 स्क्वायर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि LHS और RHS में ये टर्म कॉमन है, इसको मैं यहां से एलिमिनेट कर सकता हूं। इस माइनस वाले टर्म को LHS में लेके चलते हैं और हमारे पास ये आ गया, यहां पे आप देख सकते हैं 2 2 जा 4। सो यहां से मैं लिख सकता हूं 1/2 अल्फा 1 डेल्टा टी L1 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा 2 डेल्टा टी L2 स्क्वायर। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डेल्टा टी का जो टर्म है वो कॉमन है तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं और अब हमें अल्फा 1 अल्फा 2 L1 और L2 का जो है वो रिलेशन पूछा गया है। इनफैक्ट हमें L1 बाई L2 पूछा गया है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर जो है वो कितना आ रहा है। सो दिस टू विल गो इन RHS एंड वी विल हैव 4 अल्फा 2 बाई अल्फा 1। तो चलिए लिखते हैं यहां से 4 अल्फा 2 बाई अल्फा 1 एंड देयरफॉर आई कैन से द रेशियो ऑफ L1 एंड L2 इज गोइंग टू बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग। 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया और बाद बाकी की चीजें अल्फा 2 और अल्फा 1 स्क्वायर रूट के अंदर में है। तो L1 बाई L2 इज कमिंग एज ट्वाइस ऑफ अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 का स्क्वायर रूट। तो यही अपना अप्रोप्रिएट कंडीशन है जिसमें कि बेस के मिड पॉइंट से अपेक्स का जो डिस्टेंस है वो किसी भी टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा और यही आपसे पूछा गया था। सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे देखा कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और थोड़ा बहुत ज्योमेट्री और थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके किस तरीके से एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम को आप अप्रोच कर सकते हैं और उसे ठीक ठीक सॉल्व कर सकते हैं। और ये जेई मेंस और नीट के एग्जाम के लिए बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको और सबसे बड़ी बात कि आपको एक स्ट्रैटेजी मिली होगी कि थर्मल एक्सपेंशन वाले प्रॉब्लम को हम लोग अप्रोच किस तरीके से
कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करने वाले ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूं, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. Thanks for watching the video. See you next time. Till then, goodbye.